मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना ज़रा भी पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी और तंबीह करने का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर तो कभी कभी किताब के हाशियों पर कुत्ते, चिड़ियों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही शब्द, नाम या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक ही शेर को सुंदर अक्षरों से नकल करते, और कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना। अमीना? भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि मैं इस पहेली का कोई तो अर्थ निकालूं, मगर मैं असमर्थ रहा, और भाई साहब से पूछने का साहस न हुआ। भाई वे 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी तो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना जैसे पहाड़ था। मौका पाते ही मैं तो हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में चला जाता। कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, फाटक पर सवार उसे आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे पर लौटते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं, और उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती थी कि जरा देर बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके अलावा और कोई इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। यू आर स्टूपिड। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो उम्र भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, या दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये विदा आती है। आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं कि तुम कितने गूंगा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तुम खुद अपनी आंखों से देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, और नहीं देखते ना, तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे देखा कभी देखने जाते हुए? रोज ही हॉकी फुटबॉल के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, फिर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। तो तुम कैसे सोचते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गवा कर तुम पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। इसी तरह अगर उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ, जाकर आराम से गुल्ली डंडा खेलो। क्यों दादा की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, और इलाज ही क्या था? गलती तो मैंने की थी, तो लताड़ तो सुननी थी। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते थे, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत छूट जाती थी। भाई इतनी मेहनत करने की शक्ति तो मैं अपने आप में ना पाता था, और उस निराशा में मैं कुछ देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का नहीं उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना स्वीकार था, लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे, और मैं इरादा करता था कि अब से मैं खूब जी लगाकर पढ़ूंगा।
झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना कोई नक्शा तैयार किए, बिना कोई स्कीम बनाए कार्य कैसे शुरू करूं। अब टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातःकाल जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, ये भी ज़रूरी है। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से इसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव पेच और वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। ये जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, मुझे किसकी खबर ना रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत फजीयत का मौका मिल जाता। मैं उनके साये से दूर भागता, उनकी नज़रों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकी सी मालूम होती। लेकिन फिर भी आदमी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में अव्वल आया। मेरे जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। अरे कहां गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मैं खेलता कूदता रहा और दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन भाई साहब इतने उदास थे और दुखी थे कि मुझे ना उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घावों पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन अब मेरा थोड़ा अभिमान बढ़ा और आत्माभिमान भी बढ़ा। अब मैं आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। भाई दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने मेरी फजीयत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने कौन सा तीर उखाड़ लिया, मुझे देखिए खेलता कूदता रहा और दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होते हुए भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। भाई उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। तो एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके घर लौटा भोजन के समय, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो दिमाग हो गया है। अगर भाईजान घमंड तो बड़ो बड़ो का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा, बताओ क्या उपदेश लिया उसके चरित्र से? यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, एकदम स्वाधीन हैं। मगर रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे, आग पानी के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कुछ चुल्लू पानी देने वाला तक न बचा। आदमी चाहे जो कुकर्म करे, अभिमान न करे, इतराए न। अभिमान किया, दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उससे यह अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायरों को भी एक बार अभिमान हुआ था, भीख मांग मांग कर थक गए। तुमने तो सिर्फ अभी एक दर्जा पास किया, तुम्हारा दिमाग फिर गया। ऐसे तो तुम पढ़ लिया आगे, और ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। नहीं, अंधे के हाथ बटेर लग गई बस। और बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती, बार बार नहीं। गुल्ली डंडा में भी कभी कभी अंधाचोट निशाना लग जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना ना चूके। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो पसीना आ जाएगा जब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 तो हेनरी हो गुजरे। कौन सा कांड
किस हेनरी के समय में हुआ, याद करना आसान है क्या? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर कट गए, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो चार्ल्स हुए हैं, कॉर्डियो विलियम्स। दिमाग घूम जाता है, आंधी रोग हो जाता है। नवाबों को नाम भी ना जोड़ते थे, एक ही नाम के आगे 2M 3M 4M 5M लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते, 10 लाख नाम तो मैं बता देता। और अलजेब्रा तो खुदा की पनाह, अब ज की जगह अज ब लिख दिया, सारे नंबर कट गए। अब कोई इन निर्दयी मुमथीनों से यह नहीं पूछता कि अब ज और अज ब में क्या फर्क है। अब दाल भात रोटी खाई है, रोटी दाल भात खाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर नहीं, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और इन बिन बेसिर पैर की बातों से मतलब, इस रेखा पर लंब खींच दो, आधा लंब का दुगना हो जाएगा। अरे भाई चौगना हो जाए, आधा रह जाए मेरी बला से। पर नहीं, अगर पास होना है तो ये सब तिकड़म याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि संक्षेप में एक निबंध लिखो, किस पर? समय की पाबंदी पर, जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, आप कापी सामने रखिए, पेन हाथ में लिए, रोइए इसके नाम को। कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे इंसान के जीवन में संयम आ जाता है, लोगों का इस पर स्नेह बढ़ता है, व्यापार में वृद्धि होती है। अब इतनी सी बात के लिए कोई 4 पन्ने कैसे लिखे? मगर आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखो। और हद तो ये है कि कहते हैं कि संक्षेप में लिखो एक निबंध जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है भैया, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो 100-200 लिखवा देते। तेज भी चलो और धीरे धीरे भी, है कि नहीं उल्टी बात? लो, बालक भी ये बात समझता है, पर इन अध्यापकों को ये बात समझ नहीं आती। मेरे दर्जे में आओगे तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे लाला, तब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो दिमाग फिर गया है। लाख फेल हो गया हूं, तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, मेरी बात मान लो और पढ़ना शुरू करो। भाई साहब के पढ़ने का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त होती। आज मुझे भोजन निस्वाद लग रहा था। अरे जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था ना, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर आज से न जाने देता था। पढ़ता भी था, मगर इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बस। अब अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो धीरे धीरे फिर से लुप्त हो गया और फिर से चोरों का सा जीवन कटने लगा। सालाना इम्तिहान हुआ, फिर से मैं पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी, मैं दर्जे में अव्वल आ गया, मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात को 10 बजे तक उधर, भोर 4 बजे से इधर, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उनको देखकर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया ना तो वे रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपनी पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को उतना दुख ना होता, मगर विधि की बात को कौन टाल सकता है। अब भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना पैदा हुई कि भाई साहब अगर 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को बलपूर्वक दिल से निकाल फेंका। भाई वो मेरे भले के विचार से ही तो मुझे डांटते हैं। उस समय अवश्य मुझे बुरा लगता है, ये सच है, लेकिन शायद ये उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धनाधन पास हो जाता हूं, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने संयम से काम लिया। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी
और भाई साहब की सहिष्णुता का मैं अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे ना कुछ ऐसी धारणा हो गई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं पास हो जाऊंगा, मेरी तकदीर बलवान है। तो भाई साहब के डर से जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी अब बंद हो गया। मुझे उन दिनों ना पतंगबाजी का नया नया शौक पैदा हुआ था, तो अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट जाता था। लेकिन मैं भाई साहब का अदब करता था, उनसे छुपकर पतंग उड़ाता था। एक अन्य बांधना, मांजा देना, पतंगबाजी टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्या गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ज़रा भी शक नहीं होने देना चाहता था कि भाई साहब का अदब और इज्जत अब मेरी आंखों से थोड़ा कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से काफ़ी दूर था मैं, एक पतंग के पीछे जो कट के जा रही थी बेतहाशा मैं दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो धीमी गति से पतन की ओर चला जा रहा था। जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। लड़कों की एक पूरी टोली लग्गे और झाड़दार बांस हाथ में लिए उसका पीछा कर रही थी। किसी को किसी के आगे पीछे की खबर नहीं थी, सब भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब आकाश में उड़ रहे हैं उस पतंग के साथ साथ, जहां सब कुछ समतल है, न ट्राम न गाड़ियां न मोटर कारें, कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे भाग रहे थे। अचानक मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, भाई साहब ने, जो शायद बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इन बाजारी लोंडों के साथ धेले की पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब निचली जमात में नहीं हो, 8वीं जमात में हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे। आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था 8वां दर्जा पास करके लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने मिडलची को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने 8वीं जमात वाले हमारे नेता, समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। सच है कि तुम ज़हीन हो, पर ऐसा जहन किस काम का जो अपने आत्मगौरव को मार डाले? तुम अपने दिल में सोचते होगे कि अब तो भाई साहब के समीप हूं, उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। पर ये तुम्हारी नासमझी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, चाहे आज तुम मेरी जमात में क्यों ना आ जाओ। परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओगे और शायद उसके अगले साल मुझसे आगे भी निकल जाओ। पर तुम में और मुझ में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम BA MA क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। अम्मा ने 1 भी दर्जा पास नहीं किया, दादा 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें तुम्हें और मुझे डांटने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ज़िंदगी का तुमसे और मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। उन्हें चाहे ये ना पता हो कि अमेरिका में किस जिले की राज्य व्यवस्था है, या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, या 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए थे, लेकिन उन्हें बहुत सी ऐसी बातें पता है जिसका तुम्हें और मुझे बहुत कम ज्ञान है। आज भगवान ना करे अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, दादा को तार देने के अलावा और कुछ ना सोचेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, ना घबराए, ना बदहवास हो, खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे और उसमें सफल ना हुए तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बहुत बड़ी बात है, तुम और मैं तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने पर कैसे चलाएं। जो दादा हमें बेचते हैं 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज। नाश्ता बंद हो जाता है, नाई धोबी से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन इसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग नेकनामी और इज्जत के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ले लो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं है, ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपये महीना पाते हैं। उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, कौन देखता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद इंतज़ाम देखते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने संभाला काम, घर में लक्ष्मी आ गई। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अपनी मनमानी करोगे।
मैं तुम्हें ऐसे बेराह नहीं चलने दूंगा, और तुम अगर ऐसे नहीं समझोगे ना तो मुझे फिर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो एकदम सच है, और आपको मुझे डांटने का और समझाने का पूरा अधिकार है। पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता हूं, मेरा भी जी चाहता है कि पतंग उड़ाऊं, पर अगर खुद बेराह चलूं तो तुम्हें कौन देखेगा? तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर है ना। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे सर के ऊपर से जा रही थी, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक पूरा झुंड पीछे पीछे आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उन्होंने लपक कर डोर पकड़ ली और दौड़ते हुए बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागे। पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था।